गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस वीडियो में आप सबों को फिर से मैं एक बार आपको अभिनंदन करता हूं इस खुशी के साथ कि हम लोगों को फिर से एक बार लय के साथ जम जाना है। अपने एग्ज़ाम के प्रति समर्पण भावना दिखाना होगा। निश्चित रूप से प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व करने से आपके जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी जो बचे हुए फैक्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहा गया है कि टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। जीत के लिए बस इतना ही जरूरी है कि गेम में आप बस बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 63। पिछले वीडियो में जाइए और इसके 62 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्टेटमेंट रिगार्डिंग दामोदर रिवर। दामोदर ऑक्युपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। ओके, इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। दामोदर क्या रिफ्ट वैली से बहती है? Barakar and Sarda are its main tributaries. Is it right? I think you know about the answer. It not flow through the Rift Valley. इसलिए do is absolutely incorrect. Let's see. 1 and 2 is incorrect नहीं है, इसे सही है, एक रिफ्ट वैली से ही बहती है। देखिए, दामोदर ऑक्युपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। एक ईस्टर्न मार्जिन है किसका? छोटा नागपुर प्लेटो का। वेयर इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, एंड फाइनली जॉइंस द हुगली। बराकर इज मेन ट्रिब्यूटरी। बराकर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। शारदा रिवर और महाकाली रिवर जो है ना, जिसको काली गाड और काली गंगा भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में बहती है। वेयर द रिवर डिमार्केटेड नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर विथ इंडिया। तो तीसरा गलत था। और कभी कभी क्या होता है, आप जानबूझ के गलती करते हैं, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम बिकॉज यू ऑलरेडी मिस्टेक्स। सो इन एग्जामिनेशन you never commit the same mistakes again. So remember about that. Sometimes do mistakes in your home in practice session, but realize, oh, that's a good. तो आपको अब याद रहना चाहिए कि दामोदर वैली जो है, दामोदर नदी जो है, वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ठीक है, और फाइनली वो हुगली में जाके समा जाती है। ओके, और बराकर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। महाकाली तो जानते हैं कि महाकाली का झगड़ा नेपाल और भारत के बीच चलते रहता है, कभी कभी सुर्खियों में रहता है। और आपको पता होगा सगोली की संधि, यू नो अबाउट दैट। काली नदी, महाकाली नदी, 1816 समथिंग समथिंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स आर गिवन करेक्टली मैच्ड। अबोर हिल्स कहाँ पर है, मिकिर हिल्स कहाँ पर है, और गर्ज हाट झील्स कहाँ पे है? तो आई थिंक इट्स अ वेरी अबोर हिल, मिकिर हिल्स और गर्जहट हिल, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो एट सी, यस, 2 और 3 जाई। अबोर हिल्स जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सब कुछ सही था। अबोर हिल्स की बात, तो अबोर हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, बाकी सब कुछ सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। या क्या ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का जो वाष्पन है वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाता है। Dew point gives an indication of the humidity. A higher dew point means there will be a less moisture. No, 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 no. It's absolutely incorrect. Dew point, the temperature at which the atmosphere is saturated. जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर जो है ना संतृप्त हो जाता है, किसके साथ? वाटर वेपर के साथ, तो उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। When it is cooled without changing its pressure, जब आप बिना प्रेशर को बदले हुए, अब मतलब ये ठंडा होता है, जमता है, ठीक है, और तो उसमें वेपर होना चाहिए, वेपर कंटेंट होता है, तो कह सकते हैं कि दिस इज कूल्ड विदाउट चेंजिंग द प्रेशर और वेपर कंटेंट। अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग मच वाटर वेपर इज हाइयर। अगर किसी दिए गए वॉल्यूम पर एयर कंटेनिंग जो है अगर मच वाटर कंटेन करता है, हाइयर ड्यू पॉइंट देन द सेम वॉल्यूम ऑफ ड्रायर एयर, सेम वॉल्यूम ऑफ ड्रायर एयर। दस द ड्यू पॉइंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ड्यू पॉइंट से उस एयर की ह्यूमिडिटी का पता लगा सकते हैं। इन मेट्रोलॉजी द ड्यू पॉइंट इज अप्लाइड, for example, in predicting the height of the base of a certain types of clouds. What is the height of the base of the certain types of clouds can be concluded with the help of humidity
हायर द ड्यू पॉइंट मीन्स देयर विल बी मोर मॉइस्चर एयर। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा ड्यू पॉइंट होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधी सी बात है उस एयर में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है। हायर द ड्यू पॉइंट, हायर द मॉइस्चर इन एयर। अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन की। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द टू कंट्रीज इन द शॉर्ट रन कैन रिजल्ट इन। इंटरेस्ट रेट अगर डिफरेंशियल है दो देशों के बीच छोटे समय के लिए तो इससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। सपोज भारत को ले लीजिए, अमेरिका को लीजिए। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के द्वारा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वाभाविक है चेंज इन द इन्वेस्टमेंट फ्लोज अक्रॉस द टू नेशन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ दिस टू कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट फ्लो, एक्सचेंज रेट, चेंज इन द ट्रेड फ्लोज अक्रॉस द नेशन। दो सब के सब इसमें जनरल लगते हैं, लेकिन देखिए ट्रेड अक्रॉस द नेशन कहाँ से हो जाएगा भैया। चेंज इन द ट्रेड फ्लोज, ट्रेड फ्लोज बदल जाएगा, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखिए छोटे समय में ऐसा नहीं होता है। छोटे समय में अनदर फैक्टर इज दैट इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट मूवमेंट। मतलब अल्प अवधि में देखा जाए तो अनदर फैक्टर दैट इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट इज द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। छोटे समय में इंटरेस्ट रेट महत्वपूर्ण हो जाता है। सच दैट की द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स बिटवीन द कंट्रीज, दो अलग अलग देशों के बीच इंटरेस्ट का क्या डिफरेंसेस है। द लार्जर दी देयर आर ह्यूज फंड्स ओन्ड बाय बैंक्स, क्योंकि बैंकों के द्वारा बहुत भारी मात्रा में फंड्स को मतलब एक तरह से रखा जाता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स विच मूव्ड अराउंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट। जनरली इन्वेस्टर उन जगहों को खोजते रहती है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा मिलता है। तो क्या होता है, वो लो इंटरेस्ट रेट वाले से जगह से पैसा निकालती है। इससे क्या होता है, वो खास करके डॉलर को एक्सेप्ट ज़्यादा मांग करती है तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, और दूसरे जो करेंसी है उसका मतलब पिटाई होता है, उसको वो खस्ते में चली जाती है। इफ़ वी एज्यूम दैट द गवर्नमेंट बॉन्ड इन कंट्री ए, सपोज कोई गवर्नमेंट है कंट्री ए में 8% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, जबकि इक्वली सेफ बॉन्ड इन कंट्री बी वेयर इज 10%, द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस रेट इज 2। तो इन्वेस्टर फ्रॉम ए will be attracted by the highest interest rate in the country B, will buy the currency of a country which be selling their one currency, of course. At the same time, the investor in country B will also find investing in their one country more attractive and will therefore demand less of the currency A currencies. This means that demand curve for a country A currency will be shift to the left side में shift हो जाएगा, ठीक है। एंड सप्लाई कर्व विल बी शिफ्ट टू द राइट, और सप्लाई कर्व जो राइट साइड में शिफ्टेड हो जाएगा, कॉजिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज ए करेंसीज एंड एप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री बी करेंसी। Thus, a rise in the interest rate at a home often leads to the appreciation of a domestic currency. Here, the implicit assumption is that no restriction exists in buying bonds in issue by the foreign investment. लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन बॉन्ड को खरीदने में नहीं होने चाहिए फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा। बट द चेंज इन द ट्रेड फ्लोज आर एसोसिएटेड विद रिलेटिव लॉन्ग टर्म। ये जो ट्रेड फ्लो होता है अचानक रातों रात नहीं बदल जाता है, ठीक है, ये लंबा समय का अवधि है। तो फ्लो ऑफ ट्रेड्स जनरली डू नॉट चेंज विद शॉर्ट पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेज्ड बाय द एक्सचेंज रेट। ये मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज एक्सचेंज रेट का क्या क्या फीचर्स होता है। मैं यू नो अबाउट दैट 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इज एग्जिस्ट इन आवर in international scenario. Let's see one by one. At first होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें पूरी की पूरी मतलब पूरी की पूरी जो है वो सरकार उसको मेंटेन करती है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ एग्जैक्टली। अगर वो मैनेज है तो उससे पहले हम लोग समझते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें कि मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो जाता है डिमांड सप्लाई के आधार पे। और एक होता है मैनेज, जिसमें कि सरकार जो होती है जनरली हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जब वो जानबूझ के मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है, एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती है, तो उसको कहते हैं मैनेज, ताकि मतलब फ्लैक्चुएशन को रोका जा सके, ठीक है। दैट्स आई थिंक यू गॉट इट। डिटरमाइनिंग बाय द IMF ऑन द मार्केट मूवमेंट्स, ये जो मैनेज होगा वो तो IMF की तरह क्यों होगा। वैल्यू इज अफेक्टेड बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन। ऑफकोर्स वैल्यू ऑफ पेमेंट तो दूसरा सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मैनेज द वैल्यू ऑफ द करेंसी। सेंट्रल बैंक तो करती है 3 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सही जवाब दे रहे हैं, 2 और 3 बिल्कुल सही है। देखिए एक्सचेंज रेट क्या है, इसका मतलब द लिंक नेशनल करेंसी फॉर पर्पसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अपनी करेंसी का विश्व के अदर करेंसी के साथ
जो लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, जिस रेट पर एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है. There are broadly two kinds of exchange rates: fixed exchange rate and floating exchange rate. Fixed exchange rate when changes, yeah, exchange rates are fixed and governments intervene and to prevent movements in them by flux them. And flexible or floating exchange rate, these rates are fluctuated depending on demand and supply of the currency in the foreign exchange market, in principle without interferences by the government. स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो आईएमएफ का कोई रोल ही नहीं है. IMF does not peg a currency level. Pegging of the currency by the central authority was done earlier by the golden system, where currency were fixed in values. पहले तो गोल्ड सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, किसी देश के द्वारा गोल्ड सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता अब. इन दिस सिस्टम, अगर बात हम लोग फिक्स नहीं बल्कि फ्लोटिंग रेट की बात करें, तो करेंसी फ्रीली फ्लॉट अपार्ट फ्रॉम द सम ऑफ द ओकेजनल इंटरवेंशन. तो जनरली कुछ खास इंटरवेंशन होता है बीच बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया. The more nation's currency is in demand, the higher will be the value in its forex market. If a nation follows managed floating system, all its external transaction are based on this system. सारे के सारे जो transaction होंगे वो external system पे based होंगे. It cannot fix its currency level in opposition to the market. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. कौन कौन सा करेक्टली मैच है. एक हो रहा cyclical slowdown, structural slowdown. You know, it is cyclical slowdown. It is a period of lean economic activity that occurs at regular intervals. Structural slowdown, it is a more deep-rooted phenomenon that has a last over long term. कौन सा करेक्ट है भैया बताइए. स्ट्रक्चरल अगर स्लो डाउन आ गया तो बहुत लंबा समय का होगा. साइक्लिकल होगा तो ये थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा समय के लिए चुक जाएगी एट अ रेगुलर इंटरवल. तो बिल्कुल बिल्कुल आपको सही जवाब है, दोनों का दोनों सही है. देखिए, साइक्लिकल स्लो डाउन तो एक फीचर्स है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का. साइक्लिकल स्लो डाउन इज़ अ पीरियड ऑफ लीन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा घट जाता है, डिमांड कम हो जाता है, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है. ठीक है, ये जनरली अकर्स एट द रेगुलर इंटरवल्स, ये होते रहता है बीच बीच में हर सच slowdowns last over the short to medium term. ये ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, मतलब समझ लीजिए शॉर्ट टू मीडियम होता है. are based on the exchange in business cycle. Generally, interim fiscal and monetary measures, temporary recapitalization of the credit markets, and need-based regulatory changes are required to revive the economy. इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए fiscal, monetary measures, temporary recapitalization of the credit markets, and need-based regulatory changes are required to revive the economic. What is a structural slowdown? Okay, structural slowdown, on the other hand, is more deep-rooted. It's a more deep-rooted phenomenon that occurs due to a one-off shift from an existing paradigm. The changes which last over a long term, ये जो changes होता है ना वो long term के लिए होता है, are driven by the disruptive technology, changing demography and changing the consumer behavior. ये सब इसके factors होते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फॉर द डिटरमाइनिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन कौन से फैक्टर जो है उसको कंसीडर किया जाता है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंटरक्रॉप पैरिटी, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन तो प्रोवाइड तो करता ही है. एक करता है, दो करता है, चार भी करता है, तो तीन भी करेगा डेफिनेटली. फॉर फॉर्मुलेटिंग द रिकमेंडेशन इन द रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. देखिए, याद रखिए, जब कभी भी रिकमेंडेशन किया जाता है लेवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए और भी जो अदर नॉन प्राइस मेजर्स हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP टेक्स इनटू अकाउंट. क्या क्या ध्यान रखता है. अपार्ट फ्रॉम ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू फॉर द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक, अ पार्टिकुलर कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटीज. लेट्स सी. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन इनपुट प्राइसेस, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, trends in the market prices, demand and supply, intercrop price parity, effect on industrial cost structure, effect on cost of living, effect on general price level, international price situation, parity between prices paid and prices received by the farmers, effect on the issue prices and implication for subsidy.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मिडिल इनकम ट्रैप। ये मिडिल इनकम ट्रैप होता कुछ नहीं है, बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं उनके द्वारा जानबूझ के ऐसी मिडिल इनकम ट्रैप का बहाना बनाया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं मिडिल इनकम ट्रैप जो है ये क्या है बताता हूँ मैं। रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक मिडिल इनकम लेवल्स, ये बी इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स। आयरनी, एक आयरनी है, मतलब एक तरह से दुविधा स्थिति है अबाउट द मिडिल इनकम कंट्रीज इज दैट मैनी ऑफ देम आर नॉट मूविंग अप टू अ हायर इनकम कैटेगरी। मिडिल इनकम देखिए गरीब गरीबे रह जाता है और मिडिल इनकम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, एक निश्चित सीमा तक ग्रोथ करेगा गरीब से होकर ऊपर, उसके बाद रुक जाता है, उसका वृद्धि विकास स्टंट हो जाता है। दिस सिचुएशन ऑफ फॉलिंग एट द मिडिल इनकम लेवल इज कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैप बाय इकोनॉमिस्ट। मिडिल इनकम ट्रैप इज अ फिनोमिनन ऑफ is the phenomenon of hitherto rapidly growing economics standing at a middle income levels of per capita and falling to graduate into the rank of the high income countries. At the same time, many other countries have made significant progress through industrialization. अब अगला क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अरहट महिंदा was a Buddhist monk. Arhat Mahinda was a Buddhist monk depicted in Buddhist sources as bringing Buddhism to Sri Lanka. Sanghmitra was the eldest daughter of Empire Asoka. संघमित्रा उसकी बेटी थी अशोक की, और राहुल उसका क्या था, पुत्र था क्या, जिसको भेजा गया था श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है सी, दोनों के दोनों कथन सही है। वन ऑफ द मुरल या मुराल्स डिपिक्ट एट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी अरहट भिक्खू महिंदा, son of Emperor Asok, Arhat, delivering the message of Buddha to King Devanapiyadista of Sri Lanka. Devanapiyadista of Sri Lanka. The other shows the arrival of the Peri Bhikkhuni Sanghmitra, the daughter of Emperor Asoka in Sri Lanka, bearing a sapling of sacred Bodhi tree under which Siddhartha Gautam is believed to have obtained enlightenment. Arhat Mahinda was a Buddhist monk depicted in Buddhist sources as bringing Buddhism to Sri Lanka. श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रसार करने वाला अगर ऐसा माना जाता है कि अरहत महिंदा। संघमित्रा was the eldest daughter of Asok. Consider the following statement. Kushinagar is the place where Buddha attained Mahan Parinirvan and is therefore the International Buddhist Pilgrim Center. Kushinagar is the highest population of Buddhists in India. Incorrect है भाई, महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर में हुआ, ऐसा तो आप जानते ही हैं, लेकिन दूसरा गलत है। कुशीनगर इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन 483 BC and is therefore एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है। हाउएवर इट हैज़ अ नेग्लिजिबल पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट, लेकिन ना के बराबर, कुशीनगर में बुद्धिस्ट की संख्या ना के बराबर है। 10 अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी जैसे कि खैरी है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, सुल्तानपुर है, बस्ती है, मैनपुरी है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, हरदोई है, आजमगढ़ है, अब लार्ज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देन द कुशीनगर। बहुत सारे ऐसे यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई गुना उससे ज़्यादा है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी वेद्स आर द इटर्नल एंड पोजेसेस ऑल नॉलेज। इसके द्वारा ये बात बताया गया कि जो वेद है ना वो इटर्नल और सारे के सारे ज्ञानों का स्रोत है। रिलीजियन मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय वेदास। This philosophy encompasses न्याय वैशेष्य system and emphasizes the concept of Vedic knowledge. तो ये मीमांसा दर्शन है। Yes, मीमांसा philosophy is basically the analysis of interception. Generally, मीमांसा philosophy is basically the analysis of interpretation, application, and the use of the text of Samhita.
संहिता और Brahmana portion of the Ved. According to Mimamsa philosophy, Veds are the eternal and possesses all types of gyans. The religion means the fulfillment of the duties prescribed by Veds. Veds के द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि धर्म क्या है. धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना. This philosophy encompasses Nyaya Vaishya system and emphasizes the concept of Vedic knowledge. Consider the following pairs. एक तरफ आपको वेदांग है, दूसरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. निर्कुटा, चंदा, ज्योतिषा, व्याकरण तो ग्रामर है, ज्योतिष तो एस्ट्रोनॉमी ही होता है, ज्योतिष विद्या. छांडा, एटोमोलॉजी. 2, 3, 4 तो डेफिनेटली सही है. टू अंडरस्टैंड द वेद्स बेटर, अगर आपको वेद ठीक से समझना है, इट इज नेसेसरी टू स्टडी अबाउट द वेदांग्स, द ब्रांच ऑफ या लिम्स ऑफ द वेद. वेद के जो अलग अलग शाखाएं हैं उसको समझना पड़ता है. दे आर लाइक द सप्लीमेंट टू द ओरिजिनल वेद एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक्स लाइक शिक्षा, एजुकेशन. निरुकटा मतलब एटॉमी और एटोमोलॉजी ऑफ द ओरिजिन द वर्ड्स, इसको कहते हैं निरुकटा. छंदा मतलब मैट्रिक्स इन द संस्कृत ग्रामर. जैसे छंद मतलब मैट्रिक्स इन संस्कृत छंद. ज्योतिष माने एस्ट्रोनॉमी. व्याकरण मतलब होता है ग्रामर. नेक्स्ट है the term bodhisattva have been subject to the multiple interpretation in Buddhism. Which of the following statement is correct about the various interpretation? Bodhisattva was primarily used to refer to the Gautam Buddha in his former life. Bodhisattva was someone who became enlightened by the good karma of the Sangha. Bodhisattva means someone on the path or to liberation. बिल्कुल तीसरा. दूसरा और आई थिंक 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है. इनलाइटमेंट गुड ग्रामर गुड कर्म नहीं. अच्छा 1 और 3. देखिए अर्ली इंडियन बुद्धिज्म, द टर्म बोधिसत्व इज प्राइमरली यूज टू रेफर, स्पेसिफिकली देखा जाए तो गौतम बुद्ध के पूर्व या फॉर्मर लाइफ को बताता है. मतलब गौतम बुद्ध बनने से पहले की जिंदगी बोधिसत्व कहलाती है. अगर जातक को पढ़ा जाए तो बोधिसत्व ओरिजिनली मीन बुद्धिज्म practitioner of austerities, Buddhism practitioner of austerities. बाद में थेरावाद लिटरेचर, the term bodhisattva used fairly frequently in the sense of someone on the path of liberation. मतलब आगे चल के जब आप इसको थेरावाद में पढ़ते हैं तो इसका अर्थ निकलता है जो अपने लिबरेशन के पाथ में निकल चुका है. sense of the someone on the path of liberation. According to the Mahayana sources of Bodhisattva, someone on the path of full Buddhahood, जो पूरी तरह से बुद्धहुड हो चुका है. Other speaks of the Bodhisattva renouncing Buddhahood. However, under that new tradition, आज के समय में देखा जाए तो accepted definition is one who aspire to become Buddha as soon as possible. जितना जल्दी हो सके बुद्ध को अपना बस स्वीकार कर लो, एस्पायर हो जाओ. And help sentient beings. अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से. विद रेफरेंस टू द मिडाइवल किंगडम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द पाइकास. पाइकास जो है ना वो वास्तव में ये जो है ना दे वेर फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट. उनको लाया गया था यहाँ पर उठा के काम के लिए. ठीक है. अहोम माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्रा वैली. अहोम माइग्रेटेड to the Brahmaputra Valley from present day Myanmar in the 13th century. सोच लीजिए अहोम लोगों को यहाँ पर घसीट के लाया गया था म्यांमार से 13वीं सदी में. They created a new state by suppressing the older political system of भूमि. यहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे थे उनको कुचल दिया गया, उसको दबा दिया गया, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया. अहोम स्टेट डिपेंडेंट ऑन फोर्स लेबर. और अहोम राज्य जो था वो फोर्स लेबर पे डिपेंडेंट था. दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेलफेयर, उनको पाइका कहा गया. और जो स्टेट के बेहतरी के लिए काम कर रहा था वही ज़बरदस्ती उनसे काम लिया जा रहा था तो उनको कहा गया है पाइका. ए सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन. ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइकास.
बाय रोटेशन, प्रत्येक गांव को एक निश्चित संख्या में पाइका हर निश्चित अवधि के बाद मिलता था। पीपुल फ्रॉम हैवली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड वंस, तो जहाँ पर बहुत घनी जनसंख्या होती थी वहाँ से उठा के लेस पॉपुलेटेड जनसंख्या में उठा के वहाँ भेजा जाता था इनको। अगला क्वेश्चन है कॉर्निश इन द मिडावल हिस्ट्री। कॉर्निश नहीं होता है कॉर्नर, एक काइंड ऑफ सैल्यूट, सैल्यूएशन। Cornice was a form of ceremonial situation या salutation in which courtier placed his palm of his right hand against his forehead and bent his head, मतलब सीधा सीधा जैसे हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं। कॉर्निश एक सेरेमोनियल सल्यूशन है, मतलब एक तरह से पूजा पाठ करने का तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने हथेली को, अपने राइट हथेली को, ठीक है, ऐसे बो नहीं करते हैं आप, जैसे कि कोई चीज़ चढ़ाते हैं हम लोग, हैंड अगेंस्ट हिज फोर हेड एंड बेंट हिज हेड, सर को झुकाते हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट द सब्जेक्ट प्लेस इज हेड, इट इज़ सजेस्टेड दैट द सब्जेक्ट प्लेस इज हेड द सीट ऑफ द सेंसेस एंड द माइंड into the hand of the humility, presenting it to the royal assembly. Consider the following dynasties of the medieval India और करेक्ट chronological order में लिखिए इसको। तो सबसे पहले मिडावल इंडिया में आपको पता होगा, अंतिम में तो सैयद डिनेस्टी, लोधी डिनेस्टी, अंतिम में लोधी दो, तुगलक उससे पहले, उसके बाद तो सीधी सी बात है 2 के बाद 4 होना चाहिए, उसके बाद फिर 3 होना चाहिए, और राजपूत तो उससे पहले आया था। नो एट ऑल, यस, C is the right answer. 1342, 1342 यही है राजपूत का। तोमर, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अर्ली टर्कीज, कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन, रजिया, गैसुद्दीन, खिलजी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, तुगलक में गैसुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, सैयद में खिज खान, लोधी में बहलोल लोधी, इस तरह से चलता रहा है। Consider the following statement regarding Tanaji Maulusare. Tanaji Maulusare is known for his role in the Battle of Sinhagad, which he fought under the Maratha flag against the Mughals. Treaty of Purandar was signed between the Rajput ruler Jai Singh and Chhatrapati Shivaji. According to the Treaty of Purandar, Shivaji had to hand over important forts including Purandar and Sinhagad to the Mughals. ये बात तो पता होना चाहिए आपको। शिवाजी और राजपूत रूलर था जय सिंह, उसके भी सिग्नेचर तो हुआ था पुरंदर की संधि 1665 के आसपास शायद। आई थिंक ऑल आर राइट, करेक्ट। तानाजी, इस पर मूवी बन चुकी है। तानाजी मालुसरे इज नन फॉर हिज रोल इन द बैटल ऑफ सिन्हागढ़, 1670 में हुआ था, और which is he fought under the Maratha flag against the Mughals, losing his life in this campaign। हालांकि इस कैंपेन में उनकी जान चली गई थी। इन 1665, जैसा कि बताया मैंने कि मुग़ल फोर्सेस लेड बाय राजपूत कमांडर जय सिंह प्रथम विसाइज शिवाजी को मजबूर किए कि पुरंदर संधि में सिग्नेचर किए भैया। शिवाजी एट द पुरंदर फोर्ट इन दक्कन लेटर वाज फोर्स्ड टू साइन to Treaty of Purandar. Under the agreement, Shivaji had to hand over important forts of the Mughals, including Purandar, Lohgarh, Tang, तिकोना और सिन्हागढ़, जिसको कोंडाना कहते हैं, कोंडाना। ठीक है, सिन्हागढ़ को ही कोंडाना कहते हैं, नहीं फिल्म में देखा है कोन्हागढ़, ये कोंडाना। भैतरी पिल्लर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, भीतरी पिल्लर तो स्कंदगुप्त से है। Bhitri pillar inscription of Skandgupta was discovered Bhaitri, Saidpur, Gazipur, UP, and dates to reign of Gupta Empire,
रूलर स्कंदगुप्त, तो भीतरी पिलर स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है, यूपी में मिला है ये भीतरीपुर, भीतरी गुफा जिसको बोलते हैं हम लोग। Among the other inscription extremely important understanding the chronological various Gupta rulers, it is also mentioned the conflict between Skandgupta and Pushyamitra, well as Huns. Which of the following organization newspaper is associated with Mahatma Gandhi's struggle in South Africa? It's Indian Opinion, Indian Mirror, Indian Natal Organization, Passive Resistance Organization. कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर? सब तो इंडियन ओपिनियन है, इंडियन मिरर है, इंडियन मिरर नहीं है भैया, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नटाल ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है, पैसिव रेसिस्टेंट। 3-4-1 इज द राइट आंसर। इंडियन मिरर जो है एक इंग्लिश पेपर है, वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में निकलता था 1862 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोजल अंडर द दिल्ली प्रपोजल 1927। दिल्ली प्रपोजल आया था, जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम। दिल्ली प्रपोजल में क्या जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात की गई थी, और वो सीटों जो मुस्लिम के लिए रिजर्व किया गया था। मुस्लिम मस्ट हैव 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, इट डिमांडेड टू मेक सिंध द सेपरेट प्रोविंस। ऐसे सभी के सभी कथन सही दिए हुए हैं। देखिए, अर्लियर इन दिसंबर 1927 a large number of Muslim leaders had met at Delhi at the Muslim League session and evolved 4 proposals for their demand to be incorporated into the draft constitution. This proposal, which were accepted by the Madras session of the Congress 1927, came to be known as Delhi proposal. इसी को कहा गया दिल्ली proposal। इसमें क्या क्या proposal था? एक तो joint electorate in the place of separate electorate with reserved seats for Muslim, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 सीटों का मतलब रिजर्वेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेवल में मुस्लिमों के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम टू इन पंजाब एंड बंगाली इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों को। फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, 3 नए मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस की स्थापना, जिसमें सिंध था, बलूचिस्तान था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी था। Gandhi ji decided to launch a national-wide satyagraha against the Rowlatt Act because the act provided for act क्यों? एक तो unreasonable detention of the political prisoner without trial, ban on political activities, ban on the local language newspaper and radio, which of the above statement is correct? तो एक तो डिटेंशन वाला, दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन लगा दिया गया था, और बात सही है, 1 और 2 सही है, ये न्यूज़पेपर से कोई मामला नहीं है। गांधी जी 1919 में डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट 1919। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास, जल्दीबाजी में पास किया गया थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, allowed detention of the political prisoner without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law. Next question from Karachi session 1931 of the Congress was important because क्योंकि कराची सेशन में complete spelled true meaning of स्वराज in session। कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्वराज पर डिक्लेयर तो वो तो 1929 में हो गया था, सिविल मूवमेंट ये नहीं था। सेकेंड राउंड टेबल तो इरविन कॉन्फ्रेंस में हुआ था। तो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था कराची में ताकि गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया जा सके। कराची सेशन बिकम फेमस बिकॉज ऑफ द 2 रेजुलेशन दैट वे अडॉप्टेड। एक था ऑन फंडामेंटल राइट एंड दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जो कि ड्राफ्टेड किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नहीं, दोनों का दोनों ड्राफ्टेड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। द गोल ऑफ द पूर्ण स्वराज वॉज रीइटरेटेड, मतलब पूर्ण स्वराज को फिर से दोहराया गया था, क्योंकि पहली बार इसकी मांग तो हो ही चुकी थी पहले ही। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस स्पेल्ड आउट द स्वराज वुड मीन फॉर द मासेस, और ये स्वराज जो होगा ना वो मासेस के लिए होगा, पूरा जनसंख्या।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955। नाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, the conference was an important step towards the creation of a non-alignment movement. It was organized to promote Afro-Asian economic and cultural cooperation. This was the first Africa-India summit was organized on the sidelines of the conference. That's one and two absolutely correct. देखिए, फर्स्ट लार्ज स्केल एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं हम लोग बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस was a meeting of an Asian African states, most of which were newly independent, which took place 18 से 24 अप्रैल 1955 के बीच में बांडुंग में हुआ था। ये जावा में पड़ता है, इंडोनेशिया का। The conference is stated aim to where promote Afro-Asian economic and cultural cooperation and to oppose colonialism, neo-colonialism by any nation. The conference was an important step towards the eventual creation of non-alignment movement. The first अफ्रीका इंडिया समिट was held in 2008 in दिल्ली में हुआ था। तो पहला एशिया इंडिया समिट वो 2008 में न्यू दिल्ली में हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परबना जो पाबना, इट्स नॉट पवना, इट्स पाबना एग्रीकल्चर लीग वाज एस्टेब्लिश्ड in East Bengal to resist against zamindar effort to charge high rents and evict tenants. पावना विद्रोह, पावना जो कृषि अग्रहीन एक तरह से विरोध था, जमींदारों का एफर्ट था, मतलब जमींदारों के खिलाफ था। Indigo rebellion was caused due to the acquisition of the cultivable indigo land by the British Industrial Project, which is the correct. एक ही सही है। इंडिगो रेवेलियन तो 1859 में हुआ था, was caused due the harsh agri economic condition under which indigo cultivators were put by the British planters. Which of the following are the correctly matched? एक तरफ मूवमेंट है, दूसरा तरफ उससे जुड़े व्यक्ति हैं। यंग बंगाल मूवमेंट, पहला वाला तो आपको मैच करना है, करेक्टली मैच बताना है। धर्म सभा केशव चंद्र सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन राधाकांत देव, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लॉवाट्स्की, HP ब्लॉवाट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी सही है, यंग बंगाल गलत है। ताराचंद का कोई मतलब नहीं, यंग बंगाल मूवमेंट हैंडी विवियन डोरजियो है, तो एक खत्म कर दीजिए ना भैया। लेकिन एक तो सब में है, 1 और 4 सही है। लेकिन देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट यहाँ तो कुछ और भी दिया, लेकिन उसके साथ वो व्यक्ति भी हैं, तो आपको सिर्फ उसके फाउंडर का याद नहीं रखना है, बल्कि और भी उससे जुड़े व्यक्ति भी याद रखना है, इसलिए आप गलत हो गए। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये हेनरी लुइस विवियन डोरजियो इसके फाउंडर थे। इसके अलावा ऋषि कृष्णा मूलिक, ताराचंद चक्रवर्ती और कृष्ण मोहन बनर्जी भी इसमें थे। धर्म सभा कोलकाता में राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया गया था। धर्म सभा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कोलकाता में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी तो इसका स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका शिफ्ट किया गया था अडयार में, मद्रास के पास 1875 में। और जो मैडम थी उसका नाम था HP ब्लॉवाट्स्की, एक रशियन थी। और कर्नल HS ऑलकॉट एक अमेरिकन फाउंडर और एनी बेसेंट वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। The chief forerunners of Swadeshi movement were Lala Lajpat Rai, Vipin Chandra Pal, अरविंद घोष। स्वदेशी मूवमेंट लाल बाल पाल के द्वारा चलाया गया था। स्वदेशी एज ए स्ट्रेटजी was the key focus of Mahatma Gandhi, who described it as the soul of Swaraj. During the time of Swadeshi movement, similar movement was going in the southern part of the country as a Vande Mataram movement. दूसरा नंबर तो बिल्कुल हमको
छांटना होगा, क्योंकि इस समय लाइमलाइट में महात्मा गांधी आए ही नहीं थे। The main policy of the Swadeshi movement included boycotting all types of British product and restoration of all domestic product. The chief forerunner of the Swadeshi movement were Lal Bal Pal, it's Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh and वीर सावरकर। स्वदेशी एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग की फोकस was a key focus of Mahatma Gandhi, who described it as a soul of स्वराज, सेल्फ रूल के लिए बहुत जरूरी है स्वदेशी। It was strongest in the Bengal, it was strongest in Bengal and was called वंदे मातरम मूवमेंट। तो वंदे मातरम मूवमेंट कोलकाता में चलाया गया था, आई मीन वेस्ट बंगाल में चलाया गया था, ना कि साउथ इंडिया में। And during the SALT disobedience after Gandhi's arrest, the Congress Working Committee sanctions, क्योंकि SALT मूवमेंट चल रहा था, नमक सत्याग्रह, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या क्या होता है बताइए। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रैयतवाड़ी एरियाज, नो चौकीदारी टैक्स campaign in Jamandari's areas, violation of the forest law in the central province. So D is the right answer. गांधी जी को अरेस्ट किया गया 4 तारीख को, 4 मई 1930 को, when he had announced that he would lead a raid on Dharsana salt works on the west coast. गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है and followed by the massive protest in Bombay, Delhi, Calcutta, Solapur, where the response was the most fierce. After Gandhi's arrest, CWC भी सैंक्शन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सैंक्शन कर दिया जाता है। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द रैयतवाड़ी, कोई भी पेमेंट नहीं होगा, रैयतवाड़ी सिस्टम है रेवेन्यू का। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द रैयतवाड़ी एरियाज, नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन चलाया गया था जमींदारी एरिया में, और वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉ इन द सेंट्रल प्रोविंसेस में, और जो वन के कानून है उसको तोड़ा जाएगा सेंट्रल प्रोविंसेस में। The Home Rule movement in 1916 did not emphasize revival of Swadeshi, partition of Indian in the self-governing institution, participation of the Indians in the self-governing institution for India, complete erosion of British sovereignty over India, complete का बात ही नहीं चल रहा था, separate electorate for all communities of India, select, चलिए select कर लीजिए एक और दो, not emphasis या not और emphasis बोला 3 और 4। Home Rule movement is aimed to get self-government for India within the British Empire, not complete erosion of British sovereignty. Home Rule movement believed that the freedom was the natural right of the whole nation. They did not emphasize on a separate electorate. उन्होंने separate electorate पे कभी बात ही नहीं की। तो लगे रहिए अपने तैयारी में IAS बनने के लिए। थैंक यू।